हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 26 और 27 पर दिए गए उदाहरण 17 और उदाहरण 19 को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें अपरिमेय संख्याओं के हर के परिमेयकरण को करने के लिए कहा गया है। जैसा कि आप पेज 26 पर उदाहरण 17 में देख रहे होंगे कि लिखा है 1/वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। 1/वर्गमूल 2 में आप हर में देख रहे हैं कि वर्गमूल 2 लिखा है और वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या होती है और इसी हर के रूप में लिखी गई संख्या वर्गमूल 2 को हमें परिमेय बनाना है और इसी को हम हर का परिमेयकरण करना कहते हैं। हम इसके हर को 1/वर्गमूल 2 के हर को किस प्रकार परिमेय बनाएंगे यह हम सीखेंगे या जानेंगे। हम 1/वर्गमूल 2 को लिख लेते हैं और फिर बराबर के बाद पुनः एक बार 1/वर्गमूल 2 लिखते हैं और इसके अंश और हर में हर के रूप में जो अपरिमेय संख्या होती है उसी से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। और ऐसा करने पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है 1/वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2। इसके पश्चात अंश और अंश की गुणा हो जाती है और हर की गुणा हो जाती है। 1 और वर्गमूल 2 की गुणा होने पर वर्गमूल 2 प्राप्त होता है और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा होने पर हमें 2 प्राप्त होता है। यह कैसे होता है यह आप पहले ही जान चुके हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में दिखाया है कि वर्गमूल a और वर्गमूल a की जब गुणा होती है तो हमें a प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त होता है। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि 1/वर्गमूल 2 को हम वर्गमूल 2/2 लिख सकते हैं और हम इस प्रकार जो हमें 1/वर्गमूल 2 का जो तुल्य मान हमें प्राप्त हुआ है वर्गमूल 2/2, उसमें हम देख रहे हैं कि हर के रूप में 2 है और जो कि एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हमने 1/वर्गमूल 2 के रूप में जो अपरिमेय संख्या हमारे पास थी उसके हर को हमने परिमेय बना दिया है और इसे ही हम यह कह सकते हैं कि हमने 1/वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण 2 के रूप में कर दिया है। तो इसी प्रकार आपको वर्गमूल 2 1/वर्गमूल 2 का और इसी तरह की अन्य संख्याओं का परिमेयकरण करना है। वास्तव में हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे हमें 1/वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दिखाना सरल हो जाए, क्योंकि जब हमें 1/वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दिखाना होगा तब हम 1/वर्गमूल 2 के रूप में दिखाने पर हमें बहुत असुविधा होगी और हम उसे ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम यदि इसके हर का परिमेयकरण करके वर्गमूल 2/2 के रूप में इसे लिख लें तो इसे हमें
हमारे लिए संख्या रेखा पर दिखाना सरल हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर जिस प्रकार हम दिखाएंगे वह हम जान चुके हैं, वह हम सीख चुके हैं। और फिर उसका आधा जब कर देंगे तब हमें 1/√2 का मान संख्या रेखा पर प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें हर को परिमेय बनाने की आवश्यकता होती है, यदि हर अपरिमेय संख्या के रूप में होता है तब। अब हम उदाहरण 19 की बात करें तो आप देख रहे हैं कि उदाहरण 19 में लिखा है 5/√3 ऋण वर्गमूल 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसमें जब हम इस संख्या का के हर का जब हम परिमेयकरण करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हर के रूप में द्विपदीय व्यंजक है, यहाँ पर 2 पद वाला व्यंजक है, और ऐसी स्थिति में हम द्विपदीय व्यंजक के संयुग्मी को ज्ञात करते हैं। और संयुग्मी और कुछ नहीं होता है, यही 2 पद हमें लिखने हैं, और बस बीच में जो चिन्ह होता है, अगर ऋण चिन्ह है तो हम धन चिन्ह लगा देते हैं, अगर धन चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार हमें दिए हुए जो हर में जो व्यंजक लिखा रहता है उसका संयुग्मी व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अगर हम समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, संयुग्मी को अंग्रेजी में कॉन्जुगेट भी कहते हैं। तो जैसे 2/√3 है और इसका संयुग्मी हमें ज्ञात करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 2 और √3 को तो वैसे ही लिखना है, बस बीच में ऋण चिन्ह लगा देना है। तो हम कहेंगे कि 2/√3 का संयुग्मी या कॉन्जुगेट 2 ऋण वर्गमूल 3 है। और यदि हम 2 ऋण वर्गमूल 3 का कॉन्जुगेट या संयुग्मी ज्ञात करना चाहते हैं तो भी हमें कुछ नहीं करना है, बस केवल 2 और √3 को वैसे का वैसा ही लिख देना है, और बीच में जो चिन्ह होता है, अगर ऋण चिन्ह है तो हम धन लगा देते हैं। तो इस प्रकार हमको 2 ऋण वर्गमूल 3 का संयुग्मी 2 धन वर्गमूल 3 के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो अब आप संयुग्मी व्यंजक क्या होता है यह समझ गए होंगे। हम यहाँ पर जो उदाहरण 19 में 5/√3 ऋण वर्गमूल 5 लिखा हुआ है, इसके हर का जब हम परिमेयकरण करते हैं तो तब हम अंश और हर में हर के संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। तो आप देखिए वही यहाँ पर किया गया है, 5/√3 ऋण वर्गमूल 5 बराबर, फिर से वही संख्या लिख दी गई है, 5/√3 ऋण वर्गमूल 5 और गुणे अंश में √3 धन √5 से गुणा की गई है, और हर में भी √3 धन √5 से गुणा की गई है। अब इसके बाद जब गुणा करते हैं, अंश की अंश से होती है गुणा और हर की हर से गुणा होती है। तो यहाँ पर 5 की गुणा √3 धन √5 के साथ होगी, उसको यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया गया है ब्रैकेट के साथ। और √3 ऋण वर्गमूल 5 और √3 धन √5 की गुणा आप जो वर्गमूल वाली सर्व समीकाएँ आपने पढ़ी थी, उसमें आपने जो वर्गमूल वाली सर्वसमीका थी, सर्वसमीका 3 का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं, इसे सरल कर सकते हैं। तो यदि सर्वसमीका के आधार पर ना करना चाहें, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े गए सूत्र x ऋण y धन x धन y दोनों ब्रैकेट में अलग अलग जब लिखे रहते हैं तो वह x की घात 2 और ऋण y की घात 2 के बराबर हो जाता है, उससे भी समझ करके इसे सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का वर्ग होगा तो 3 आ जाएगा, और वर्गमूल 5 का वर्ग होगा तो 5 आ जाएगा, और बीच में ऋण चिन्ह रहेगा, वही यहाँ पर लिखा गया है। अब जब 3 में से 5 घटेगा तो कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे घटती है। तो संख्याओं का घटना
कब संख्याएं घटती हैं कब जुड़ती हैं यह आपको पता होना चाहिए। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, चाहे ऋण हो चाहे धन हो, चाहे दोनों ऋण में हो चाहे दोनों धन में हो, तब संख्याएं जुड़ जाती हैं। और जुड़ने के बाद जो हमें योग प्राप्त होता है उसका चिन्ह वही होता है जो दोनों संख्याओं का होता है। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर उससे उलट है, उससे विपरीत है उसके। यहाँ पर क्या है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तब संख्याएं घट जाती हैं। और घटती कैसे है, बड़े में से छोटी घटती है। और उसके बाद चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। जैसे परिवार में सदैव जो अच्छे परिवार होते हैं वहाँ सदैव बड़े की चलती है। बड़ा जो भी सदस्य होता है उसी की बात सभी लोग मानते हैं। चाहे बाबा होंगे बड़े तो बाबा की बात मानी जाएगी, पिताजी बड़े होंगे तो पिताजी की बात मानी जाएगी। जो भी बड़ा सदस्य होता है, उम्र में बड़ा सदस्य होता है, उसे ज़्यादा अनुभवी और ज़्यादा योग्य माना जाता है। और हम अच्छे परिवार में सदैव बड़े की बात मानी जाती है। वैसे ही यहाँ पर भी चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह घटाने के पश्चात जो प्राप्त होती है संख्या उसके साथ लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं। 3 का चिन्ह धन है और 5 का चिन्ह ऋण है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, 5 में से 3 घटेगा, 2 आएगा। 2 हमने यहाँ पर लिखा है समझाने के लिए आपको, 2 आएगा। और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। तो यहाँ बड़ी संख्या 5 है, उसका चिन्ह क्या है, ऋण है, इसलिए ऋण का 2 आएगा। अब आप समझ गए होंगे। अंश में तो 5 था तो 5 ऐसे ही आ गया, वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5 ब्रैकेट में था वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब जब 5 बटा ऋण 2 लिखा जाता है तो ये ऋण आप भिन्न के पहले भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर ये हर में लगा हुआ है तो आप इसे अंश में भी लगा सकते हैं। आप किसी भी रूप में एक जगह लगा करके चिन्ह को कहीं भी लिख सकते, किसी एक जगह पर ऋण चिन्ह को लगाकर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आपकी हल जो उदाहरण 19 का हल दिया है उसमें उत्तर के रूप में जो लिखा है ऋण के चिन्ह को अंश में 5 के साथ लगाया गया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे हर में 2 के साथ ऋण चिन्ह लगाएं और चाहे 5 अंश में 5 के साथ ऋण चिन्ह लगाएं, या 5 बटा 2 लिखकर ऋण चिन्ह बाहर भिन्न के बाहर लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं एक जगह पर आपको ऋण का चिन्ह लगाना होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वही संख्या यहाँ पर लिखी गई है, और इस प्रकार आपका उदाहरण 19 सरल हो गया। और सरल होने का मतलब ये है कि हर का परमेयकरण हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। अंश में क्या है, -5 और वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5 ब्रैकेट में है, और हर के रूप में 2 है। तो हर का 2 क्या है, परमेय संख्या है। इसलिए हम कहेंगे कि उदाहरण 19 में जो संख्या दी गई थी जिसका हर अपरमेय था, वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 5, जो कि अपरमेय संख्या थी, उसका परमेयकरण हो गया, यानी वो 2 के बराबर 2 के रूप में हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम कहेंगे कि उदाहरण 19 में दी गई संख्या के हर का परमेयकरण हो गया। और इस प्रकार आप दोनों उदाहरणों को समझ गए होंगे। यदि कहीं समझने में कोई परेशानी आती है, कठिनाई होती है, तो आप मुझसे अवश्य पूछें। धन्यवाद।